इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नौकर। बच्चों, इस निबंध को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। निबंध से आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि गांधी जी को महसूस हुआ कि छात्रों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने पर बड़ा गर्व था और गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। साथ ही गांधी जी ये संदेश भी देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। तो मैं आपको अलग अलग 3 प्रसंग बता देती हूँ, उनको अपने शब्दों में आप लिख लेना। पाठ से निम्नलिखित प्रसंग हमारे सामने आए हैं। गांधी जी स्वयं अपने हाथ से गेहूं बीनते और उसे पीसते थे। वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने पास ही सुलाने लगे। रात को देर से लौटने पर भी वे बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे और उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी अपने पास रख लेते थे। अपनी मां से 15 दिन तक अलग सोने के बाद बच्चे ने मां का दूध पीना छोड़ दिया। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। गांधी जी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे और सारे काम स्वयं करने में विश्वास रखते थे। वे हर काम को आगे बढ़कर करते थे जिससे बाकी लोगों को मजबूरन उनके साथ लगना पड़ता। जब कोई उनसे काम मांगता तो वह उसे तुरंत काम दे देते। काम सही तरीके से नहीं होने पर वह सभी को आड़े हाथों लेते थे। निबंध से आगे। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? गांधी जी को मालूम था कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और वे अपने दम पर हर जगह सही वक्त पर पहुंचने के लिए पैदल चलते थे। साथ ही उस जमाने में इतने साधन भी नहीं थे। पैदल चलने के क्या लाभ हैं? तो इसके कई फायदे हैं। जैसे पैदल चलने से वजन घटाने में मदद मिलती है, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। चलना एक सबसे अच्छा और सरल व्यायाम है जो मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा भी पैदल चलने के बहुत सारे लाभ होते हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो कि ये काम घर के कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम अगले पृष्ठ पर बनी तालिका की सहायता ले सकते हो। तो इस तालिका के अनुसार आपको बताना है और आपके घर के अनुसार ये काम कौन कौन करता है। जैसे उदाहरण के लिए घर का सामान लाना, माँ, पिताजी, भाई, घर की सफाई करना, माँ, बहन, अन्य, बिस्तर रखना, माँ, भाई, पिता, खाना बनाना, माँ, बहन, कपड़े धोना, माँ, बहन, अन्य। अब ये देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। तो इस सारणी को देखकर पता चल रहा है ना कि सबसे ज़्यादा काम माँ करती हैं और सबसे कम काम
मैं, चाचा और दादी करते हैं। कामों का बराबर बंटवारा हो सके, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर शिक्षक को बताओ। कामों के बराबर बंटवारे के लिए मैं स्वयं जो जो काम कर सकती हूँ उन्हें करूंगी और बाकी लोगों से भी बराबर काम की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करूंगी। अनुमान और कल्पना। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपने शिक्षक को सुनाओ। गांधी जी सब कामों को बराबर समझते थे, साथ ही हर समय व्यस्त रहना भी उनकी आदत थी। उनका मानना था कि काम चाहे कोई भी हो, वे खुद उसे कर सकते हैं। काम को स्वयं करने से वे उसमें होने वाली कठिनाइयों को अनुभव कर सकेंगे। उन्हें अपना काम दूसरों से करवाना इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी की इस बात को अपने मित्रों को समझाओ। हमारे समाज में दूसरों के लिए काम करने वालों को कुछ लोगों ने तुच्छ समझना शुरू कर दिया है और वे नौकरी करने वालों को अपने परिवार का सदस्य मानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वेतनभोगी मजदूर भी हमारे जैसे ही इंसान हैं और उन्हें भी हमारी ही तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा उनके प्रति अच्छा व्यवहार उन्हें दिल से अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उनकी सहायता करेगा और वह भी अपने काम को छोटा नहीं समझेंगे। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, मेहमानों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? तो ये सब काम निपटाने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखने का काम करते होंगे। गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। गांधी जी का पूरा दिन बहुत ही व्यस्त रहता होगा। वे निम्नलिखित काम करते होंगे: सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना, सुबह की आरती या प्रार्थना में जाना, गेहूं बीनकर उन्हें पीसना, सब्जियां छीलना व काटना, बर्तन मांजना आदि, कुएं से पानी खींचकर निकालना, मिलने आने वालों के साथ बातचीत करना, राजनीतिक सम्मेलन और सभाओं में उपस्थित रहना, पत्रों के जवाब लिखना आदि। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, जैसे ऋषि मुनियों के रहने का स्थान आश्रम कहलाता है, जहां जीवन पद्धति में श्रम की प्रधानता हो, या साधु संतों की कुटी या मठ को भी आश्रम कहा जाता है। इसके अलावा जीवन जीने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इन्हें भी आश्रम से संबोधित किया जाता है। गांधी जी के आश्रम में देशभक्ति व उनकी विचारधारा का पालन करने वाले लोग ही रहते थे। वे सभी गांधी जी के नेतृत्व में आजाद भारत का सपना देखते व उसके लिए काम करते थे। स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? तो ये बात तो अभी हमने जानी ना कि गांधी जी के आश्रम में देशभक्ति की बातों को लेकर काम होता था, जबकि छात्रावास में बच्चों की पढ़ाई से लेकर बातें होती हैं। इसके अलावा और भी अंतर हैं, जैसे छात्रावास में रहकर छात्रों को केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना होता है, जबकि आश्रम में गांधी जी अपने साथियों के साथ सत्याग्रह की योजना बनाया करते थे। छात्रावास में बच्चों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहीं गांधी जी के आश्रम में गांधी जी व उसमें रहने वाले सभी लोग अपना सारा काम स्वयं करते थे, जैसे आटा पीसना, पानी निकालना, सब्जियां उगाना आदि। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिसे तुम हर रोज खुद कर सकते हो पर नहीं करते। सामने उनका नाम लिखो जो ये काम तुम्हारे लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों
उन कामों की सूची बनाओ जो आप खुद कर सकते हो लेकिन आप अक्सर करते नहीं हो। तो ये काम निम्नलिखित हो सकते हैं। अपनी अलमारी में सामान को व्यवस्थित रखना, अपने कपड़े तय लगा कर रखना, अपने कपड़े सुखाना, पौधों में पानी देना, अपने कमरे की सफाई करना, अपने बर्तन खुद साफ करना, बड़ों के काम में सहायता करना, बुजुर्गों को घुमाने के लिए ले जाना आदि और भी बहुत सारे काम। अब आपके घर में ये काम कौन करते हैं, उन लोगों का नाम इसके सामने लिखना है। भाषा की बात है, पिसाई संज्ञा है और पीस क्रिया के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से बनी है। किसी शब्द के अंत में कुछ जोड़ा जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं ये आपने व्याकरण में जरूर पढ़ा होगा। नीचे ऐसी कुछ और संज्ञाएं लिखी हैं, बताओ कि ये किन क्रियाओं से बनी है। जैसे पिसाई पीसना क्रिया से बनी है, वैसे ही बुआई बोना क्रिया से, सिंचाई सींचना से, कताई काटना से, कटाई काटना से, रोपाई रोपना, रंगाई रंगना। बुआई सिंचाई कताई कटाई रोपाई रंगाई, हर काम धंधे और हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और शब्द भंडार होता है। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि वे क्षेत्र कौन से हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि ये तीन नाम कौन से क्षेत्रों से हैं। रोपाई सिंचाई कटाई तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। इसी तरह कताई सिलाई रंगाई ये वस्त्र निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं। हमारे आसपास ऐसे कई घरेलू काम हैं जिन्हें अब कम महत्व दिया जाता है, जैसे कपड़े सिलना इनमें से एक है। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से पूछो और प्रत्येक शब्द को एक दो वाक्यों में समझाओ। इस सूची में और शब्द भी जोड़ो। तो इस सूची में और शब्द जोड़कर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा तुरपाई किसे कहते हैं, बखिया क्या होता है, कच्ची सिलाई चोर सिलाई ये आप अपनी मम्मी से जान सकते हो। जैसे तुरपाई हाथ से सिलाई करने को तुरपाई कहते हैं। मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। हाथ से भी की जाती है ये उसी तरह से। वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाए वह कच्ची सिलाई कहलाती है। जो बाहर से दिखाई न दे वह चोर सिलाई कहलाती है। नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सबसे पहले तो पाठ में आए इन शब्दों को देखना है कि वे कहाँ आए हैं। पाठ के वाक्यों की सहायता से ये भी बताओ कि तुमने ये कैसे जाना। सबसे पहले ये वाक्य देखते हैं। यहाँ पर कालिख, इसमें भराई, चक्की, रोशनी, जेल। अब इन वाक्यों के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। कालिख, भराई, चक्की, रोशनी। जब आप इन वाक्यों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। लगी थी ये यहाँ पर स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है ना। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। ऐसे ही ये वाक्य पुल्लिंग है। सेवा, पतीला। आबिद की चुटकी। पापा, टेलीफोन के ये तार इतने ऊंचे क्यों लगाए जाते हैं? इतना भी नहीं जानते? दो लोग फोन पर बतिया रहे हों तब कोई और सुन न सके इसलिए। तो क्या बच्चों, आपको भी यही लगता है कि टेलीफोन के तार इतने ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं? आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सहमत नहीं है तो उसका कारण भी बताना है। इस निबंध को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपने कार्य स्वयं करने की आदत बनाएं।
आपको गांधी जी की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी, उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।